जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त जय एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी बिल्कुल कंप्लीट कर ली। आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी में इंटर कर रहे हैं। अगर आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी नहीं देखी तो देखकर अवश्य आएँ। इस चैनल पर एनसीईआरटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी जियोग्राफी दोनों कंटिन्यू चल रही हैं। दोनों के कई लेक्चर हो चुके हैं, एक बार आप विजिट अवश्य करें। एक पीवाईक्यू का सेशन चल रहा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है वो अभी ज्वाइन कर लें। इंडियन जियोग्राफी की मैपिंग और वर्ल्ड जियोग्राफी की मैपिंग सीरीज आने वाली है। यूपीपीएससी अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ एआरओ तब भी सीरीज चल रही है। उसकी भी सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन है। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पर्यावरण, जो कि 7th क्लास की एनसीईआरटी है। सीधे सीधे यूपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और यूपी पीएससीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, ये सब तो एनसीईआरटी से आएंगे ही आएंगे। तो हम सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यूपीएससी के लिए पढ़ते समय बाकी सब चीज़ें भी कवर हो ही जाती हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमें पता है हमारे इसमें 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इनको कंप्लीट करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे पृथ्वी के अंदर की चीज़ें हों कि कितना क्या क्या हमारी बदलती पृथ्वी हो, वायु हो, जल हो, वनस्पति हो, पर्यावरण हो, उष्णकटिबंधीय हो, रेगिस्तान में जीवन हो, सभी महत्वपूर्ण हैं। आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण जो मैं हाईलाइट करता हूँ उसको आपको नोट करना है। अगर आप नए हैं तो आप जान लीजिए, पुराने लोगों को तो पता ही है। पर्यावरण इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। यानी पर्यावरण क्या है, अगर हम आपसे पूछे तो हम जो भी आसपास देख रहे हैं वह सब पर्यावरण ही है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ, मैं यहीं पे आपको रोकना चाहूँगा। आप सच बताइएगा, अगर एग्जाम्पल बस इतना ही आ जाए क्वेश्चन स्कूल में, यूपीएससी के एग्जाम में, कि पर्यावरण क्या है, और नीचे ये सब लिखा हो, कूड़ा करकट, सड़क, मेरे दोस्त, तो आप वहाँ आंसर लगा देते या थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाते, क्या कूड़ा करकट पर्यावरण होगा? कई बार इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें समस्या में डाल देते हैं। तभी एक बार कम से कम एनसीईआरटी को ढंग से लाइन बाय लाइन पढ़ के समझ के जाना आवश्यक होता है, क्योंकि एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन उठा के डाल दिए जाते हैं। शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, सड़क, कार, कपड़े, किताब। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। यानी जो भी पर्यावरण में चीज़ें हैं, जो भी हम लोगों को चीज़ें दिख रही हैं, वो 2 प्रकार की हैं। एक बाय नेचर यानी प्रकृति ने बनाई है, और दूसरा ह्यूमन यानी मानव ने बनाई है। ठीक है। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? इस क्वेश्चन पर आपको भी सोचना चाहिए कि मेंस में अगर आ जाए तो हम क्या लिखेंगे। और सिर्फ बच्चों की तरह मत सोचना, थोड़ा सा आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, थोड़ा बिग
बड़ी भूमिका है आपकी, तो थोड़ा आप ब्रॉडर सोचिएगा, थोड़ा बड़े लेवल पे सोचिएगा, ठीक है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। क्या हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी का पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं में उपयोग में आ रही हैं, हमारा जीवन आसान कर रही हैं। मानव कार मिल, कारखानों, बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते रहता है। यहाँ पे कुछ घटक भी दिए होंगे कि मानव निर्मित क्या है, प्राकृतिक और मानव, यानी पर्यावरण में 3 घटक है। एक तो मानव खुद एक घटक ही है जो कि प्रकृति के द्वारा ही बना है, कह सकते हैं। एक प्राकृतिक है, मानव ने जो बनाया है। तो सबसे बड़ा आविष्कार है कि मानव, अब मानव कुछ चीज़ों का निर्माण भी करेगा। मानव के अंदर व्यक्ति, फिर परिवार, व्यक्तियों से मिलकर बनता है, परिवार से मिलकर समुदाय बनता है, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब मानव के अंतर्गत आते हैं। मानव है तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मानव ने बनाई है। मानव है तो ये भी सब चीज़ें हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो मानव के होने से नहीं है, बल्कि पहले से है प्रकृति में। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन कर दें, कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जी, सजीव और निर्जीव भी आपने देखा होगा। सजीव प्राणियों का संसार, पादप, जंतु, निर्जीव, स्थल। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि क्या किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं या प्राकृतिक मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल हैं। यानी प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आता है, दोनों, चाहे वो जीवी हो चाहे वो अजीवी हो। जीवी मतलब जिसमें जान है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, और अजीवी मतलब जिसमें जान नहीं है, निर्जीव है जो। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल होती हैं। तो एक तो मानवीय पर्यावरण क्या है और दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इधर प्राकृतिक पर्यावरण और इधर मानवीय पर्यावरण। शब्द कहाँ से आया पर्यावरण? पर्यावरण यानी एनवायरमेंट। शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो पर्यावरण का अर्थ क्या है, पड़ोस, अगर फ्रेंच शब्द की उत्पत्ति से देखें तो। आते प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी अगर आपने नहीं देखी तो आप देख कर आएँ तो भी समझ में आएगा, और ये कहीं ना कहीं मेंस के लिए भी काम देगा। ये सब चीज़ें आप मेंस में भी लिख सकते हैं। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी को ठोस परिपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। मतलब अगर पृथ्वी है, ये तरबूज की तरह मान लो, तरबूज का कभी कभी ये पीस निकालते हैं, तो ये पीस पृथ्वी का हम मान सकते हैं और इसे कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर का जो है उसे क्या बोलेंगे, स्थलमंडल बोलेंगे। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका है। तो चट्टान और खनिज दोनों से मिलकर बना है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे पानी बह रहा है, कहीं पे तालाब हैं। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पृथ्वी के ऊपर ही, यानी स्थल मंडल के ऊपर ही पर्वत दिख रहे हैं, बल्कि जो महासागर है, महासागर के अंदर भी पर्वत हैं, महासागर के अंदर भी पठार हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, यानी सब कुछ इन्हीं से मिलता है।
जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यह सब हम 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ाए हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु परिवर्तन होता है। वायुमंडल में सिर्फ गैसें नहीं हैं, बल्कि धूलकण भी हैं और जलवाष्प भी हैं, वाटर वेपर भी मौजूद हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी में आपको बताया भी था कि ये जो पार्ट है इसे जैव मंडल बोलेंगे। ये स्थल, ये जल और ये वायु, तो ये तीनों जहाँ मिलते हैं उसे हम बोलते हैं जीव मंडल। अब आते हैं पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो पारितंत्र क्या होता है? जहाँ भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया होती है। जैसे हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं वायुमंडल से, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हम नदी से पानी ले रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, तो ये सब एक दूसरे से भौतिक और रासायनिक और मानवीय सब क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। यही पारितंत्र है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ, भौतिक एवं रासायनिक का मतलब यही सब जो जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थलमंडल है, इन सब का हम उपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से हम संबंध हैं, परस्पर क्रिया कर रहे हैं, संबंधित हैं। ठीक है। पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। इस समय केरल में बारिश हो भी रही होगी। जून चल रहा है, जून में मानसून आता है। सबसे पहले केरल के तट पर ही मानसून आता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। लगातार स्टेटमेंट आ जाए अगर ये कि किस राज्य में के हरे भरे खेतों में, नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है, तो कहीं ना कहीं केरल आंसर सही होगा। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं। क्यों? जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है, इसीलिए वहाँ बारिश लगभग नगण्य होती है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, यानी ऊँट जैसलमेर में मिलते हैं, यानी राजस्थान के पश्चिम इलाके में मिलते हैं, जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली, अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। यानी ये सब भी राजस्थान के मरुस्थल में मिलता है। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध हैं? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र है। यानी कितनी भी छोटी चीज़ क्यों ना हो, वह सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो पेड़ हो बड़े में और चाहे वो छोटा सा ताल हो। जैसे पूरा एरिया डेवलप्ड है, बिल्डिंग्स बनी है, लेकिन अगर वहाँ छोटा सा एक किनारे पे कहीं ताल है, ठीक है, तालाब है और उसमें पानी भरा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है।
तो कई बार तालाबों को पाट कर वहाँ प्लाटिंग कर दी जाती है या बिल्डिंग बना दी जाती है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का अपना महत्व है प्रकृति में। ठीक है, घास स्थल का अपना महत्व है, वनों का अपना महत्व है, रेगिस्तान का अपना महत्व है, पर्वत का अपना महत्व है, झील, नदी, महासागर, तालाब का अपना महत्व है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता है? ऑफकोर्स, क्यों नहीं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अभी 5 जून गया, आपने देखा होगा कई पेड़ लगाए गए होंगे पर्यावरण को बचाने के लिए, बहुत काम किया गया होगा, खूब भाषण हुए होंगे, खूब प्रतियोगिताएं हुई होंगी, और फिर सबने बढ़िया से शपथ वपथ ली होगी, और जब सब्जी लेने जाएंगे तो फिर झोला नहीं ले जाएंगे, और एक दिन का पर्यावरण दिवस मनाया जाता है बढ़िया से। फिर भूल जाया जाता है कि हमारी पृथ्वी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप लोग भी अगर पॉलीथीन का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो थोड़ा सा आप समझदार हैं, तो समझदारों से ज़्यादा अपेक्षाएं रहती हैं समाज को। अब आते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। ये क्या थी? ये आप इकोनॉमी में भी पढ़ोगे। जैसे हमारे पास नॉलेज है, आपके पास पैसा है, आपने नॉलेज दी, हमने पैसा दिया, अदला बदली हो गई। ये आज का समय है, लेकिन पहले क्या था, पैसा नहीं था। अगर तुम किसी के पास गेहूँ है, किसी के पास चावल है, तो इसने कहा हम तुम्हें 2 किलो गेहूँ दे दें, तुम हमें 2 किलो चावल दे दो। कहा ठीक है भाई, अपना भी बन गया, तुम्हारा भी बन गया। तुम्हारे पास कोल्ड ड्रिंक है, मेरे पास कुरकुरे हैं, कोल्ड ड्रिंक दे दो, हम कुरकुरे दे दें, दोनों लोग बैठ के आराम से पार्टी करते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है वस्तु विनिमय। यानी जो चीज़ हमारे पास है वह चीज़ आपके पास नहीं है, जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ मेरे पास नहीं है। बचपन में अगर देखें तो हमारे पास बैट था, पड़ोसी के पास बॉल थी, एक और पड़ोसी था उसके पास स्टंप था, तो तीनों लोगों ने मिलकर कहा चलो खेलते हैं चलकर। और एक जिस जगह पे खेलना था वो पड़ोस में किसी और का था, तो उसकी जगह पे जाकर खेल रहे थे। तो ये सब वस्तु विनिमय है। ठीक है, अब आते हैं मानवीय पर्यावरण। अभी तक हम प्राकृतिक पर्यावरण देख रहे थे। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता रहता है कि हम पेड़ काटेंगे और मकान बनाएंगे, फिर कुछ समय बाद मकान को तोड़कर पेड़ न लगाने पड़े, यह भी समस्या आने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि क्यों मकान तोड़ रहे हो भाई, पेड़ लगाने हैं, पेड़ बचे नहीं हैं। क्योंकि बिना मकान रहा जा सकता है, बिना पेड़ नहीं रहा जा सकता। हम पेड़ काटते हैं, मकान बनाते हैं, फिर मकान के अंदर छोटा सा गमला लगाते हैं, उसमें बढ़िया से फूल लगाते हैं और सोचते हैं कि हम तो पर्यावरण को बचा रहे हैं, हमने तो पेड़ लगाए हैं। देखो हमारे पूरे छत पे सारे गमले लगे हुए हैं, सारे पौधे लगे हुए हैं। खैर, ये भी ठीक ही है। पर्यावरण मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। पहले क्या था? प्रारंभिक मानव ने जैसा पेड़ था, जो जंगल में फल थे वही खाते थे, जड़ें खाते थे, जो जानवर थे उनका शिकार करके खाते थे, जो नदियों से पानी मिल जाता था उस पानी को पी लेते थे और अपना मस्त में रहते थे। फिर धीरे धीरे इंसान समझदार हुआ और उतना ही मूर्ख भी बन गया। आप इस लाइन को समझेंगे कुछ दिन बाद। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ीं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग, उसमें परिवर्तन के लिए कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना शुरू किया। तो आप अगर हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास कर रहे होंगे तो आप बताइए सबसे पहले क्या फसल उगाई गई थी, किस काल में उगाई गई थी? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल या महापाषाण काल? उम्मीद करता हूँ आप एनसीईआरटी हिस्ट्री देख रहे होंगे तो आप बता अवश्य देंगे। पशुपालना, तो आप ये भी बताइए कि हिस्ट्री में कब पहला पशु और कौन सा पशु पाला गया था। एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। यही कहते हैं लिंक बना के पढ़ना चाहिए कि हिस्ट्री को जियोग्राफी से, जियोग्राफी को पॉलिटी जियोग्राफी, हिस्ट्री सब मिक्स है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस टेक। तो जैसे ही आपने यहाँ देखा फसल उगाना, पशुपालना, स्थायी जीवन जीना, तो आप तीनों का आंसर हिस्ट्री में पढ़े होंगे। कमेंट करके अवश्य बताएं कि फसल उगाना कब, पशुपालन। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप ढंग से तो नहीं पढ़ रहे हैं साहब।
तीनों हमने बताया था। फसल उगाना कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, नर्मदा नदी के किनारे या इंडस वैली सिविलाइजेशन में, या फिर गंगा के नदी के किनारे, या फिर अफगानिस्तान के एरिया में, या फिर इधर मेघालय गारो खासी जयंतिया की जगह पर। पशुपालना और स्थायी जीवन यानी मकान बनना कब शुरू हुए, प्रारंभिक नगर कब बनना शुरू हुए, ये सब पता होना चाहिए। कभी भी यूपीएससी क्वेश्चन दाग देगा। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। द्रुत मतलब तेज कह सकते हैं। तो आप ये भी बताइए, सेना रखना कब से प्रारंभ हुआ था, किस काल से? ये भी हिस्ट्री में पढ़े हैं आप लोग, हमने पढ़ाया है। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज, इस समय तो खूब खा रहे होंगे, एवं सर्दी में भुनी मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। पहले आम का एक सीजन होता था, आम एक खास सीजन में आया करते थे। आजकल आम हर सीजन में आ रहे हैं। तो अलग बात है कि हर व्यक्ति खा नहीं पा रहा है, लेकिन बड़े आदमी तो हर मौसम में जब चाहे तब आम खा ही लेते हैं। रवि की कक्षा में मिजोरम की एंट्री होती है। अभी तक हमने जैसलमेर, केरल, राजस्थान इन सब की ही चर्चा या मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। मिजोरम से याद आया, इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने इसी चैनल पर वीडियो बनाया भी है, आप जाकर देख सकते हैं और बता सकते हैं कि मिजोरम में क्या मिजोरम टॉप उन 3 स्टेट में आता है जहां सबसे ज़्यादा वन है या नहीं। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों व लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। और यूपीएससी भी आपसे यही चाहती हैं कि आप अगर पार्क में भी जा रहे हैं तो सिर्फ घूमने मत जाएं, वहाँ ऑब्जर्व करें क्या लोग कर रहे हैं, कैसी उनकी मानसिकता है, किस बात पे डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू, एथिक्स, एस्से में रटा रटाया सामान नहीं ले जाना होता है। एथिक्स हो, एस्से हो या हो आपका इंटरव्यू, वहाँ आपकी नॉलेज काम आएगी, आपका ऑब्जर्वेशन काम आएगा, आपने जो दुनिया से सीखा है वो बहुत काम आया एग्जाम्पल देने के। ये था चैप्टर, पढ़ते हैं। आप लोग ये अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं यूपीएससी से दूर जा रहे हैं। इन क्वेश्चन करने की शुरुआत करिए, तभी आप बड़े क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। अभी आपने पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए पारितंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, घटक कौन कौन से हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। हम ये कराते हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो आप आंसर 1, 2, 3, 4 देकर कमेंट में बताइएगा। दूसरा, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। ये भी आप मिलान करके रखिएगा कि आपने जो पढ़ाई की है अभी चैप्टर वो ढंग से पढ़ा है या नहीं। अगर ढंग से पढ़ा है तो इसके आंसर दे ही देंगे, वरना कोई बात नहीं। चलिए दूसरा चैप्टर भी आज पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर था। तो दूसरा चैप्टर हमारा पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो आप अपने पेन और कागज को हाथ में लेकर बैठें। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है, पृथ्वी के अंदर क्या है, कैसा है, ये सब हम 2 तरीके से जान पाते हैं। एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में भी 2-3 मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड में भी 2-3 मेथड है।
11th की क्लास की एनसीईआरटी हम जब पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ये तब तक कर लेते हैं कि आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अभी अंदर हम कितना गए, 6 किलोमीटर। अगर हम पृथ्वी के बाहर बात करें तो हम मार्स, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य के नज़दीक तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी हम पृथ्वी के अंदर बात करें तो 6 किलोमीटर, हम 50 किलोमीटर भी नहीं जा पाए। आप समझ रहे हो, हम बाहर तो बहुत दूर जा चुके हैं, कई प्रकाश वर्ष दूर तक जा सकते हैं, लेकिन हम अंदर अभी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक नहीं जा पाए हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव, आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर तक जाना है। सोचिए 6000 किलोमीटर तक जाना है और हम 6 किलोमीटर अभी जा पाए हैं। तो एक तरफ साइंस ने बहुत ग्रोथ कर ली है और दूसरी तरफ अगर इस चीज़ को देखें तो साइंस अभी 1% भी नहीं कुछ कर पाया है। चलिए तो पृथ्वी देखते हैं। ऊपर की जो परत होती है उसे हम परपटी बोलते हैं, क्रस्ट। फिर इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स मतलब एक पार्ट आपका ये हो गया जो ये रेड कलर से है, इसे बोलते हैं स्थल मंडल, ठीक है। फिर ये येलो कलर वाला आपको दिखेगा जिसको हम ग्रीन कर रहे हैं, ये येलो कलर का था, इसे हम ग्रीन कर रहे हैं, ये मेंटल है, मेंटल। और फिर आएगा अपना ये रेड कलर जिसे हम बैंगनी कर रहे हैं, ये है क्रोड। ये क्या है, क्रोड। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर हम बात करेंगे इनका तो ये फिर से कई पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे क्रोड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक बाह्य क्रोड, एक आंतरिक क्रोड। मेंटल भी ऊपर वाले को कुछ और कहते हैं और अंदर वाले को कुछ और कहते हैं। तो ऐसी कई पार्ट्स हैं कि हम 11th क्लास में अच्छे से देखेंगे। अभी तक हमें क्या जानना है, ऊपर है स्थलमंडल, परपटी, फिर है मेंटल और फिर है क्रोड। क्रोड 2 पार्ट में, आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड। चलिए पढ़ते हैं। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर, समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर होती है। यानी समुद्र यहाँ पर है, अगर हम बनाएं तो स्थल मंडल ये होता है, ये पूरा स्थल है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर स्थल मंडल देखें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 35 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है। समझ में आया आपको? यानी यहाँ से देखेंगे तो 35 किलोमीटर है, क्योंकि ये ऊपर हम जहाँ रहते हैं वो चीज़ है, लेकिन यहाँ तो पानी है, यहाँ तक जमीन तो यहाँ से शुरू होगी, तो यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एल्यूमिनासेस खनिजों से बनी है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि महाद्वीपीय सतह जो है, यानी महाद्वीप वाला जो पार्ट है वो किससे बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। तभी इसे सियाल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? बोलेंगे सियाल। SI से सिलिका, AL से एल्यूमिनियम, और जो ये तो लिखा भी CL, सियाल बोल देते हैं। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। यानी ये जो महासागर वाली थी पार्ट वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, ठीक है। इसे बोलते थे सीमेंट, सीमेंट, सिग्मा और मैग्नीशियम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सीधे क्वेश्चन बनता है। अगर आप नोट करना चाहें तो फिर से नोट करें। जो महाद्वीपीय पार्ट है ऊपर का कोर, ठीक है, ऊपर का, वो किससे बना है? सियाल से, सिग्मा एल्यूमिनियम। महासागरी जो है ऊपर का पार्ट वो किससे बना है? सीमे से, सिग्मा और सिलिका और मैग्नीशियम। अब हम बात करते हैं परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, ठीक है। यानी अगर हम
ट्यूब पे बात करें तो ऊपर से 35 किलोमीटर तक क्या था, क्रूड। फिर वहाँ से 2900 किलोमीटर तक क्या है, 2900 तक मेंटल। अब यहाँ से लेकर नीचे तक वहाँ फैला होगा आंतरिक परत क्रूड, वो क्या है, क्रूड। तो 3 पार्ट हो गए, एक ये, एक ये, एक ये फैला है 35 किलोमीटर। अगर हम महाद्वीप की बात करें, महासागर की बात करें तो 5 किलोमीटर। फिर 2900 किलोमीटर तक है मेंटल, और फिर यहाँ है क्रूड। क्रूड किससे बना है, क्रूड बना है निफे से, यानी निकेल और आयरन। ये बहुत भारी धातु है, बहुत वजन होता है इनका, निकेल और आयरन, यानी निकेल और लोहा। तो ये अंदर है क्रूड में, बिल्कुल बीच में, ठीक है। तो एक परत ये क्रूड की है, एक परत मेंटल की है, ऊपर फिर हमारी स्थल रूप है, यानी उसे बोलते हैं परपटी, स्थल के ऊपर जहाँ हम खड़े होते हैं। केंद्रीय क्रूड का तापमान दाब काफी उच्च होता है, यानी अंदर जहाँ क्रूड है, ये निकल आयरन है, यहाँ ताप और दाब दोनों उच्च होते हैं, ये याद रखिएगा। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, यानी ऊपर का जो हम देखते हैं 1% ही है, बाकी सब तो अंदर है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रूड है, यानी यहाँ से हम सबसे ज़्यादा मान सकते हैं कि क्रूड इतना है, मेंटल इतना है, यानी सबसे ज़्यादा क्या है, मेंटल है। मेंटल का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। अब आते हैं शैल एवं खनिज, ये क्या होते हैं। परपटी की अनेक प्रकार की शैलों से बनी है। जो ऊपर की परपटी है, जहाँ हमें दिखती है ज़मीन, वो वाली अनेक शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल क्या है, जो परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को, यानी जो भी आप बड़ा सा पत्थर कह सकते हैं, वो शैल है। जो खनिज पदार्थों का एक बड़ा सा पत्थर है, वो शैल है। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। सिंपल सी बात, मान लो किसी में आयरन ज़्यादा है तो उसका कलर अलग होगा, किसी में अगर फास्फोरस ज़्यादा है तो हो सकता है उसका कलर अलग हो। तो उस पत्थर, बड़े से पत्थर में क्या चीज़ ज़्यादा उपस्थित है उस पर डिपेंड करेगा। आकार तो अलग अलग हो ही सकता है, कोई पत्थर ऐसा होगा, कोई पत्थर ऐसा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, और गठन भी अलग अलग हो सकता है इसमें आयरन और कुछ और मिल जाए, किसी में मैग्नीशियम कुछ और 4-5 चीज़ें मिल जाएं, तो आकार, गठन और रंग सब अलग अलग हो सकते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो ढंग से नोट डाउन करें थोड़ा सा। देखो, शैल 3 प्रकार की होती है, एक आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा कायांतरित। आग्नेय शैल क्या है, जब ज्वालामुखी निकलता है तो अंदर ज्वालामुखी में अंदर से मैग्मा निकलता है गरम गरम, और वो अपने साथ कई चीज़ें लाता है। वह सब चीज़ें बाहर आके जब ठंडी हो जाती है तो उसे आग्नेय शैल बोलते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल कहते हैं। क्यों प्राथमिक, क्योंकि अंदर से चीज़ें निकली, पहली बार में इनका निर्माण हुआ। तो ये जो भी निर्माण हुआ वो क्या है, प्रथम निर्माण हुआ। अब इससे कुछ बनेगा तो वो द्वितीयक होगा, ये पहली बार बना तो प्राथमिक शैल। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी, बहिर्वेदी। बहिर्वेदी का मतलब ये पृथ्वी हमारी, यहाँ से मैग्मा निकला, बाहर अगर ठंडा हुआ तो बहिर्वेदी, अंदर ही ठंडा हो गया, बाहर निकल ही नहीं पाया तो वो अंतर्वेदी। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं। हवाई द्वीप, जो कि अमेरिका से पश्चिम में है, अमेरिका का ही द्वीप है, और एक इंडोनेशिया, ये 2 हमेशा चर्चा में रहते हैं। कोई ना कोई ज्वालामुखी फूटता ही रहता है। अभी हाल ही फिलहाल में एक आयरलैंड भी चर्चा में रहा, आयरलैंड या आइसलैंड, जो भी करंट में हो, वहाँ बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी सक्रिय रहे। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, बहुत तेज लाल द्रवित, और छोटे से एरिया में नहीं, कई किलोमीटर में, मतलब आपका पूरा शहर, इतना बड़ा एरिया से सीधे मैग्मा निकल रहा होगा। मतलब बहुत खतरनाक चीज़ है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है।
जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है या तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पृथ्वी पे इस प्रकार से बने सेल बहिर्वेदी अग्नि सेल होते हैं। मैंने अभी बताया, बाहर आके बनेगा तो वो बहिर्वेदी। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, तो आपको बेसाल्ट याद रखना है। बेसाल्ट मतलब बहुत महीन दानों वाली संरचना को बेसाल्ट बोलेंगे। दक्कन पठार बेसाल्ट से सेलों से बना है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है, स्टेटमेंट कभी भी आ सकता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है, इसे अंतर्वेदी आग्नेय शेल कहते हैं। मैंने अभी बता ही दिया। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। अभी आप देखिएगा, यहाँ महीन दानों वाला था यानी जल्दी ठंडा हो रहा था, यहाँ क्या है, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। अगर धीरे धीरे ठंडा होगा मैग्मा तो बड़े दानों वाला होगा, बड़ी बड़ी दाने होंगे उसमें, ठीक है। और जल्दी ठंडा हो जाएगा तो महीन ही होंगे और वो ठंडा हो जाएगा। जो बड़े बड़े दाने वो ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है और बेसाल्ट किसका उदाहरण है, ये दोनों क्लियरली आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेनाइट बड़े दानों वाला और बेसाल्ट छोटे दानों वाला। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जीवाश्म क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। शैलों की परतों में दबे मृत पौधे जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जो पेड़ पौधे या जो भी लोग नीचे दबे हैं वही गल जाते हैं प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, उसी को जीवाश्म बोल देते हैं। जो हमारा पेट्रोल डीजल कोयला निकल रहा है वो सब जीवाश्म ईंधन ही है। सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। यानी शैल बहुत बड़ी थी, हवा आई, पानी आया या किसी से टकरा गई या लुढ़कती रही तो ये सब टूट जाती है छोटे छोटे कणों में, उसे अवसाद कहते हैं। अवसाद का मतलब एक बार नदी भी अपने साथ अवसाद लाती है, ठीक है, वह भी अवसाद ही होता है। और ये पत्थर टूटते हैं घिसते हैं, ये भी अवसाद होता है। ये अवसाद हवा जल, अगर इसी को नदी बहा लाए तो वो जल की को ले लेते हैं, के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। तो अवसादी सेल क्या होंगी, द्वितीयक, क्योंकि ये आग्नेय सेल की अवसाद से बनी है। आग्नेय सेल के टूटने चिटकने लुढ़कने उससे बनी है, ठीक है, तो अवसादी सेल कहते हैं। अब इनके भी उदाहरण आपको पता होना चाहिए। ये बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, ठीक है, बलुआ पत्थर किससे बनता है, रेत के दानों से। ऐसे और भी एग्जाम्पल है जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। इन सेलों में पौधों जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, किसमें जीवाश्म हो सकते हैं। तो अवसादी सेलों में जीवाश्म की कहानी मिलती है। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। कायांतरित का मतलब अब ये तीसरा आ गया। कायांतरित अवसादी से भी बन सकती हैं और आग्नेय से भी बन सकती हैं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ताप और दाब। यहाँ इम्पोर्टेंट क्या था अवसादी में कि वो पत्थर लुढ़क कर टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर आ जाते थे। उदाहरण इसका भी देख लो, चिकनी मिट्टी स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो संगमरमर क्या है, एक कायांतरित सेल है। तो तीनों के एग्जाम्पल पता होने चाहिए आपको, मैंने तीनों के एग्जाम्पल बता दिए। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क घर इमारत बनाने के लिए किया जाता है। कठोर सेल होगी तभी रुकी रहेगी, अब मजबूत सेल नहीं होगी तो हम ऐसे हाथ लगाएंगे और वो चकनाचूर हो जाएगी। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, ये सब खेल होते हैं बचपन के, ठीक है, ये आपने खेले भी होंगे। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए लाल बलुआ पत्थर। सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल बना, अभी हम ऊपर पढ़ के आए। तो आप बताइए सफ़ेद संगमरमर आग्नेय सेल है, कायांतरित है या अवसादी है, और ये भी कौन सी सेल है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे परिवर्तित हो जाती है। यानी कायांतरित सेल, अवसादी सेल
और आग्नेय सेल ये आपस में चेंज होती रहती हैं। ये इसमें बदल सकती है, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, यानी तीनों एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं, होती रहती हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अभी हम ऊपर पढ़ के आए, और यही अतिरिक्त ताप दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यानी ये कायांतरित सेल थी, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर दिया जाए तो ये लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगी, यानी मैग्मा बन जाएगी, और मैग्मा फिर ठंडा होगा तो आग्नेय सेल बनेगा, या द्रवित पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित होगा। तो समझ में आया आपको, आग्नेय सेल फिर से बन सकती है। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मैपिंग की सीरीज इंडियन ज्योग्राफी कराएंगे तो वहाँ खनिज भी कराएंगे, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर सब कराएंगे, और वर्ल्ड का कराएंगे वहाँ भी, और बाकायदा मैपिंग के थ्रू। और यूपी का भी मैपिंग के थ्रू करा देंगे, जो यूपी वाले लोग हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। सेल खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो इसको याद कर ले, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है सामान्य विज्ञान की तौर पर। खनिज मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब खनिज ही हैं। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सब भी खनिज हैं। ठीक है, अब ये आपके पास है, आप करिए। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, वो क्या क्या हैं, जैसे ये अर्थ मान लें तो एक ये होगा जो ऊपर की जो हमें दिखती है स्थल रूप, और ये एक अंदर होगा जिसे क्रोड बोलते हैं, और ये जो बीच में है, ये बीच वाला क्या है, ये मेंटल है। तो यही सबसे ज़्यादा है, अभी हम देख के आए, सबसे ज़्यादा क्या है, मेंटल है। अंदर क्रोड है, वो बहुत कम है। ऊपर हमारा क्या है, स्थल रूप है, वो भी बहुत कम है। ये तो सिर्फ 1% है ऊपर वाला, और अंदर वाला दूसरे नंबर पे मेंटल सबसे ज़्यादा है। द्रवित मैग्मा से बने सेल आग्नेय। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं, खनिज के। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अभी हमने देखा अवसादी सेल, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ सकता है। पृथ्वी की सबसे पतली परत, पतली परत कौन सी होगी, पर्पटी ही होगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इसको करिएगा। तीसरा क्वेश्चन भी आप करिएगा, और इनमें कारण जरूर ढूंढिएगा, क्योंकि इससे दिमाग की एक्सरसाइज होती है और यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन होता है। आगे हम तीसरा चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। आप कमेंट, लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आपको ठीक लग रहा है तो बताइए, वरना 7th क्लास की एनसीईआरटी के बाद हम कुछ और पढ़ाना शुरू करें, जिससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, जो आपको मज़ा आए। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं कर लिया होगा, पढ़ते रहिए और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।